बड़े घर की बेटी की कहानी ध्यान से सुन लो, आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज इस वीडियो में जो हम कहानी लेकर के आए हैं, ये कहानी मुंशी प्रेमचंद्र की है। आपने मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में अच्छी तरह सुना होगा कि मुंशी प्रेमचंद्र जी कहानियों के बहुत बड़े लेखककार हुए हैं, जिन्होंने अपनी कहानियों से हमारे समाज के लिए नई दिशा दिखाई है और इस समाज को एक नई जानकारी दी है। मित्रों, आज का टाइटल है इस कहानी में बड़े घर की बेटी। इस बड़े घर की बेटी की कहानी में मुंशी प्रेमचंद्र जी क्या कहते हैं और क्या सीख देते हैं, आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि ये बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी हमारे लिए क्या सीख दे करके जाती है, हमें इस समाज में जीने के लिए क्या प्रेरणा देती है, वो देखेंगे इस कहानी में। कहानी को पूरा ही सुने। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा दें। आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी। इस कहानी को आप ध्यान से सुनना। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, गौरीपुर गांव के बैनी माधव सिंह बहुत ही जमींदार और लंबतदार व्यक्ति थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष नहीं रहा था, पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक ना एक आदमी हांडी लेकर उसके सिर पर सवार ही रहता था। बैनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपए वार्षिक से अधिक नहीं थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का था लाल बिहारी सिंह, दोहरे बदन का था, सजीला जवान था, भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताजा दूध वह उठ करके सवेरे पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे की कांतिहीन बना दिया था। इसी से वैदिक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे उनके कमरे से प्रायः खरल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखा पड़ी रहती थी। दोस्तों, श्रीकंठ सिंह इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पाठ लिया करते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। मित्रों, प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वह एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अर्ची होती है, उसे वे जात और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। कोई तो उन्हें अपना दुश्मन समझने में भी संकोच नहीं करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। ये इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह ना हो सके, तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। प्रिय दर्शकों, इधर आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी सिकरे, झाड़ फानूस
ऑनरेरी मजिस्ट्रेट और ऋण जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग पदार्थ हैं, सभी यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी नहीं था। 7 लड़कियां हुई और दैव योग से सबकी सब जीवित रही। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 विवाह दिल खोल करके किए, पर 15-20 हजार रुपयों का कर्ज सिर पर हो गया था, तो आंखें खुली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार किया करते थे, बहुत सम्मान दिया करते थे। दोस्तों कहते भी हैं कि सुंदर संतान के लिए उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहां करें। ना तो वो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े, और ना यही स्वीकार था उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। दोस्तों एक दिन श्री कंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। शायद नागरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्री कंठ सिंह का आनंदी के साथ विवाह हो गया। मित्रों, आनंदी अपने नए घर में आती है तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही दिखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, वह यहाँ नाम मात्र को भी नहीं थी। हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक नहीं थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी दोस्तों, पर यहाँ बाग कहां, मकान में खिड़कियां तक भी नहीं थी, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। यह एक सीधा सादा देहाती गृहस्थी का मकान था। किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के ऐसा अनुकूल बना लिया, मानो उसने विलास के समान कभी देखे ही ना थे। मित्रों, एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़ियां लिए हुए आया और अपनी भाभी से बोला, जल्दी से भाभी ये पका दो, मुझे भूख लगी हुई है। मित्रों, वह मछलियां आनंदी पकाती है भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक नहीं था। बड़े घर की बेटी थी, किफायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में ही डाल दिया था। दोस्तों, लाल बिहारी आता है और जब खाने के लिए बैठा तो दाल में घी नहीं था। वह बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा है? आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। तब लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया है, इतना जल्दी उठ गया है? तब आनंदी ने उत्तर दिया, दोस्तों आज तो कुल पाव भर ही रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया है। मित्रों कहते हैं कि जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बाबला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावज की ये ढिठाई बहुत ही बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो। दोस्तों, बताया है कि स्त्रियां गालियां सह लेती हैं, मार भी सह लेती हैं, पर मैके की निंदा उनसे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहां इतना घी नित्य नाई कार खा जाते हैं, और तुम हमारे मायके की बात कर रहे हो कि वहां घी की नदियां बहती हैं। मित्रों, लाल बिहारी ये सुनकर के चल गया। थाली उठा करके पलट दी और बोला, जी चाहता है जी पकड़ कर खींच लूं। तब आनंदी को भी दोस्तों क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया और बोली, वह होते तो आज इसका मजा चखा देते, लेकिन क्या करें। मित्रों, अब अनपढ़ उजड्ड ठाकुर से नहीं रहा गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब भी जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर फूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। मित्रों, आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया, पर उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। दोस्तों कहते हैं कि स्त्री का बल और सास मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। इधर श्री कंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पति को यह घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी को भवन में रही, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, उनकी बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वह निमा अनुकूल संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। ये वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा।
गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी उनके लिए सुध नहीं रहती थी। मित्रों, श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने आकर के कहा कि हे भैया, आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर साक्षी दी और कहा, बेटा हाँ, बहु बेटियों का ये स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। तब लाल बिहारी ने कहा, भाई बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है। दोस्तों, तब श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या हुई है? तब लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं है। इधर दोस्तों, श्रीकंठ सिंह खा पीकर आनंदी के जब पास गए, वह भरी बैठी हुई थी, ये हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में ये क्या उपद्रव मचा रखा है? दोस्तों, तब आनंदी की त्योरियों पर बल पड़ गए। झुंझुलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी और बोली, जिसने तुमसे ये आग लगाई है उसे जब मैं पाऊं तो उसका मुंह झुलस दूं। दोस्तों, श्रीकंठ कहने लगे, इतनी गर्म क्यों होती हो? बात तो कहो, बात क्या है? तब आनंदी ने कहा, क्या कहूं, ये मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गमार छोकरा जिसको चपरासी गिरी करने का भी सहूर नहीं, मुझे खड़ाऊ से मारकर यूं नहीं करता। दोस्तों, अपनी पत्नी की बात को सुनकर के श्रीकंठ कहने लगे, सब हाल साफ साफ मुझसे कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तब आनंदी ने कहा कि परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा, घी हांडी में पाव भर से अधिक नहीं था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे नहीं रहा गया। मैंने कहा कि वहां इतना घी तो नाई कहार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता है। बस इतनी सी बात पर उस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से ना रोक लेता तो सिर पर चोट आ जाती। उसी से पूछो, मैंने जो कुछ कहा है वह सच है या झूठ है? दोस्तों, श्रीकंठ की आंखें लाल हो गईं। बोले, यहां तक हो गया इस छोकरे का ये साहस? मित्रों, इधर आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर ही रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांति पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधा अग्नि भड़काने में दोस्तों तेल का काम देते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे। उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातः काल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निर्वाह नहीं होगा। इस तरह की विद्रोह पूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्य है आज वही बातें हमें स्वयं अपने मुंह से कहनी पड़ रही हैं। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। मित्रों, ये सुनकर के बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों, क्या बात है? तब श्रीकंठ कहते हैं, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा, घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊं और जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात तक चिंता नहीं, कोई एक की दो कह ले, वहां तक मैं सह सकता हूं, किंतु ये कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूंसे पड़े और मैं दम ना मारूं। मित्रों, बेनी माधव सिंह कुछ जवाब नहीं दे सके। श्रीकंठ सिंह सदैव उनका आदर किया करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं है। तब श्रीकंठ कहने लगे, इतना मैं जानता हूं, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूं। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूं, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असहाय है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं होता। दोस्तों, अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बातें और नहीं सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो, लेकिन ऐसी बातें क्यों कर रहे हो?
मित्रों, श्रीकंठ बोले, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव सिंह बोले, स्त्री के पीछे? तब श्रीकंठ ने कहा, जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। मित्रों, दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन ये नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब ये सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर बाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वे कहा करते थे, श्रीकंठ अपने बाप से दबता है, इसलिए वह दब्बू है। उसने विद्या पढ़ी, इसलिए वह किताबों का कीड़ा है। बेनी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते, ये उनकी मूर्खता है। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई लगान की रसीद दिखाने के बहाने आकर बैठ गया। बेनी माधव सिंह के पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ ही क्यों ना हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर नहीं दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा, मैं तुमसे बाहर नहीं हूं, तुम्हारा जो जी चाहे वो करो। अब तो लड़के से अपराध तो हो ही गया है, अपराध तो नहीं हट जाएगा। मित्रों, इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को नहीं समझ सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में नहीं आई। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। तब बेनी माधव सिंह कहते हैं, बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई है उसे तुम बड़े होकर के क्षमा करो। श्रीकंठ ने कहा, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वह घर में रहेगा या मैं ही। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार आप संभाल लूंगा। यदि मुझे रखना चाहते हो तो उसे कहिए, जहां चाहे चला जाए, बस ये मेरा अंतिम निश्चय है। प्रिय दोस्तों, लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें ये सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर किया करता था। उसे कभी इतना साहस नहीं होता था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी इतना वह मान नहीं करता था जो अपने भाई का मान करता था। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक भी नहीं था। जब वह इलाहाबाद से आते थे तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते। मुगदर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से डोड़े जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर के अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया था। 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बातें सुनकर लाल बिहारी को बड़ी गिलानी हुई। वह फूट फूट करके रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछता नहीं रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 बातें कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते, तो कदाचित उसे इतना दुख नहीं होता। पर भाई का ये कहना कि अब मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता हूं, तो लाल बिहारी को ये सहा नहीं गया। वह रोता हुआ घर आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछ ली, जिससे ये कोई ना समझ सके कि ये रोता है। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी जी, भैया ने निश्चय किया है कि वे मेरे साथ इस घर में नहीं रहेंगे। अब वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए अब मैं जाता हूं, उन्हें फिर मुंह नहीं दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ है उसे क्षमा करना। ये कहते कहते लाल बिहारी का गला दोस्तों भर आया। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागते हुए। प्रिय दोस्तों, आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी,
लेकिन अब मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयावती थी, इसे उसका तनिक भी ध्यान नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि ये इतने गर्म क्यों होते हैं। उसे ये भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को ना कह दें तो कैसे क्या करूंगी। इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े हुए ये कहते सुना कि अब मैं जाता हूं, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ है वो क्षमा करना, तो उसका रहा सा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगे। कहते हैं मित्रों, मन का मैल धोने के लिए नैन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। इधर श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े हुए बहुत रो रहे हैं। तो श्रीकंठ कहते हैं तो मैं क्या करूं। आनंदी कहती है भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहां से ये झगड़ा उठाया। श्रीकंठ बोले मैं नहीं बुलाऊंगा। आनंदी ने कहा पछताओगे, उन्हें बहुत गिलानी हो गई है, ऐसा ना हो कहीं चल दें। दोस्तों इधर श्रीकंठ सिंह नहीं उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें नहीं दिखाऊंगा। मित्रों लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे जब मुड़कर के देखा और आंखों में आंसू भर करके बोला, मुझे जाने दो। आनंदी ने कहा, कहां जाते हो। तब लाल बिहारी बोला, जहां कोई मेरा मुंह ना देखे। आनंदी कहने लगी, मैं नहीं जाने दूंगी। लाल बिहारी बोला, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूं। तब आनंदी ने कहा, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे नहीं बढ़ाना। तब लाल बिहारी कहने लगा, जब तक मुझे ये न मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि नहीं रहूंगा। मित्रों आनंदी कहती है कि मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूं कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनक भी कोई मैल नहीं है। इधर अब श्रीकंठ का हृदय भी दोस्तों पिघल गया। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट करके रोने लगे। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष उसको स्वीकार कर लूंगा, लेकिन आपके मुंह से ये सहन नहीं कर पाऊंगा कि आप कहें कि मैं आपका मुंह नहीं देखूंगा। दोस्तों श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, अरे लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर कभी नहीं आएगा। मित्रों बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए और कहने लगे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं जो बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। दोस्तों गांव में जिसने ये वृत्तांत सुना उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहना दी और सभी कहने लगे कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी हुई बड़े घर की बेटी की कहानी, जो ये कहानी हमारे लिए सिखाती है कि बड़े घर की बेटियां जो होती हैं वह अपने बिगड़ते हुए घर को भी बचा लेती हैं। क्योंकि दोस्तों ये समाज कहता है कि बड़े घर की औलाद बिगड़ी हुई होती है, बड़े घर की बेटियां बिगड़ी हुई होती है, लेकिन इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद्र ने साफ दर्शाया है कि बड़े घर की बेटियां जो होती हैं वो बिगड़ी हुई नहीं होती हैं, वो अपने बिगड़े हुए घर को संभाल लेती हैं। ऐसे स्वभाव की बड़े घर की बेटियां होती हैं, जो मुंशी प्रेमचंद्र ने बड़े घर की बेटियों के बारे में सराहना की है अपनी इस कहानी में और बहुत ही अच्छे तरीका से उनकी प्रशंसा की है। तो दोस्तों ये बड़े घर की बेटी की कहानी मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी हुई आपको कैसी लगी? हमें उम्मीद है शायद आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना। अब क्षमा चाहते हैं दोस्तों, पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।